हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस। दक्षा क्लासेस, ये यूनिट 3 ही आपकी चल रही है। इससे पहले भी एक वीडियो दे चुके हैं हम यूनिट 3 की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लीजिए। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, उसी का ये यूनिट चल रही है। योजना और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आज़ादी के समय की तुलना में भारतीय महिलाओं की स्थिति अब बेहतर हो रही है। महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने के लिए महिलाओं की पहुंच को समाज में लैंगिक समानता के प्रमुख संकेतक के रूप में भी देखा जा सकता है। निर्णय लेने में लैंगिक समानता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्या महिलाएं पुरुष के समान स्तर पर सार्वजनिक निर्णय लेने की स्थिति में है कि नहीं। मतलब योजना और निर्णय में महिलाओं की भागीदारी अब पहले के स्तर में देखा जाए तो बढ़ती जा रही है। पहले की तुलना में पहले जो था अब और आज के में बहुत फ़र्क आ गया है। निर्णय लेने में लैंगिक समानता को इस संदर्भ में देखा जाने का महिलाएं पुरुष के समान स्तर पर सार्वजनिक निर्णय लेने की स्थिति में है कि नहीं। राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व में, कृषि क्षेत्र में, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी में, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी में, अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य देखभाल का निर्धारण करने में, बड़ी घरेलू खरीद करने में, घर के काम के लिए कुछ बड़ी खरीद करनी है, बड़ा फर्नीचर वगैरह या कुछ भी महंगी चीज़ खरीदनी है, कुछ भी बड़ी चीज़ लेनी है, या शादी बच्चों को शादी करने और जन्म देने का निर्णय लेने, बच्चों की शिक्षा का निर्णय लेने, कल्याणकारी संगठन में महिलाएं, इन सभी चीज़ों में क्या है, पार्टिसिपेशन बहुत कम है, लेकिन पहले की तुलना में बेहतर है। अब हम बात करते हैं निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग की। तो निर्णय लेना भी विभिन्न विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया है। आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं कि कोई एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना, इसी को हम डिसीजन लेना कहते हैं। ये निर्णय लेने से पहले विकल्प चुनने के लिए तैयार है कि सभी विकल्प को ठीक से गणना की जानी चाहिए। ये सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद करता है। यह अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम डिसीजन ले वो बेस्ट डिसीजन ले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस हमारे पास हैं, उन सभी ऑप्शंस के बारे में हमें ठीक से सोच विचार कर लीजिए। हर ऑप्शन के बारे में, पहलू के बारे में सोचना चाहिए। उसी के बाद भी हम बेटर ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। निर्णय लेने की अवस्था, स्टेज और डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो निर्णय लेने की स्टेजेस की बात करते हैं। तो स्टेजेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से चरण होते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या को पहचान करना। गैदर इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की जानकारी और विश्लेषण करना। डेवलपिंग द सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन, कोई भी विकल्प और समाधान का विकास करना। कौन कौन से समाधान के लिए सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके लिए तो उसको ऑप्शंस बनाएं। वेटेज एंड एविडेंस, किस सबूत और के कहाँ और क्या सही है, ये सभी, ये ऑप्शन कितना सही है नहीं है, तो ये इसमें वेट और एविडेंस। चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे अच्छा विकल्प चुना, सबसे बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। कार्रवाई करना, टेक एक्शंस, जो भी आपने एक्शन सेलेक्ट किया है उसके बाद आपको कार्रवाई करना। रिवाइज और इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन का पुनः निरीक्षण, जो आपने काम किया है उसका निरीक्षण करना और उसको चेक करना कि अगर आपने सही किया है कि नहीं किया है। एक बेस्ट डिसीजन लेने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। निर्णय, इंपॉर्टेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का महत्व क्या होता है, योजना और नीतियों में मददगार होता है। सबसे अच्छा विकल्प, योजना नीतियों मदद इससे सबसे अच्छा विकल्प चुना जा सकता है। प्रबंधकीय समारोह का कार्यान्वयन, कोई मैरिजल फंक्शन है तो उसमें उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अगर उसकी प्लानिंग अच्छे से हमने करी है। सबसे अच्छा विकल्प चुन पाते हैं, व्यवसाय का सफल संचालन कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा योजना, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है,
तो योजना बनाना क्या होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो सब जब हम सोच के एक प्लानिंग बनाते हैं तो ये प्लानिंग में आता है। योजना प्रबंधन का प्राथमिक और मुख्य कार्य है, यह अन्य सभी कार्यों को क्रिया में सेट करता है कि हमें क्या काम करना है। योजना का एक उद्देश्य को प्राप्त करने की कार्रवाई की सर्वोत्तम पाठ्यक्रम को चुनने और विकसित करने की निरंतर प्रक्रिया मूल रूप से जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है कि योजना में, प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या करें, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करें, तो ये सब प्लानिंग में आता है। ये बुद्धि पर और मानसिक कार्य पर निर्भर होता है। हमारी बुद्धि कितनी है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट कितना है, मेंटल वर्क कितना है, क्रिएटिविटी कितनी है, क्रिएटिव पावर कितनी अच्छी है, उन सभी पर ये डिपेंड करता है। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे, जितनी हमारा माइंड होगा उतना ही हम सोच पाएंगे। योजना के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसमें रणनीतिक योजना, कॉर्पोरेट स्तर, जिसमें हम पहले से पूरी रणनीति बना लेते हैं। डिवीजन प्लान, प्रभाग योजना, यूनिट प्लान, इकाई योजना। तो ये थे प्लानिंग के टाइप्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, ये फीचर्स, नेचर ऑफ प्लानिंग के। प्लानिंग इज ए मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, योजना प्रबंधन का एक मुख्य कार्य है। सोच और तर्कसंगत प्रक्रिया होती है ये एक सतत प्रक्रिया होती है, साक्ष्य के आधार पर होता है, समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, लक्ष्य उन्मुख और भविष्य उन्मुख होता है। अब हम योजना की चरण, स्टेप्स की बात करेंगे, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग की। जैसे स्टेजेस की बात करी थी डिसीजन मेकिंग में, वैसे ही उसी तरीके से प्लानिंग में भी, जैसे हमने निर्णय लेने में चरण थे वैसे ही प्लानिंग के भी चरण है, योजना के चरण है। क्या क्या है, लक्ष्य निर्धारित करना, हमें करना क्या है तो हमें उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना होता है। योजना परिसर का विकास करना कि क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या एरिया है प्लानिंग का, उस हिसाब से देखना पड़ता है। विकल्प को परिभाषित करना, हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं, लास्ट में विकल्प का मूल्यांकन करना, एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम नियोजन का। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात करें तो उद्देश्यों पर ध्यान दें, अनिश्चितता को कम करना, किफ़ायती होता है, प्रभावशीलता होता है, संसाधनों का उपयोग होता है, समन्वय होता है, अभिनव होता है, इनोवेशंस। नेक्स्ट हम बात करें मानव अधिकार की, ह्यूमन राइट्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानव अधिकार। मानव अधिकार में मौलिक अधिकार जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सम्मान और स्वतंत्रता के साथ नहीं रह सकता। ये डेफिनेशन अग्रवाल ने 2006 में दी थी। ये अधिकार हर व्यक्ति, पुरुष या महिला, लड़की या लड़के, शिशु या बुजुर्ग के हैं, क्योंकि ये एक इंसान है। ये इस बुनियादी मानकों को अपनाते हैं जिनके बिना लोग अपनी अंतर्निहित मानवीय गरिमा को महसूस नहीं कर सकते। तो ये थी मानव अधिकार की डेफिनेशन। हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हर एक के अपने मानवीय अधिकार रहते हैं, ह्यूमन राइट्स है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस से और सम्मानपूर्वक से नहीं जी सकता। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। मानव अधिकार के विषय मानव अधिकार आवश्यक होता है, मानव अधिकार आवश्यक होता है। मानव अधिकार मानवीय गरिमा के संबंध में, मानव अधिकार अपरिवर्तनीय है। इनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हम। जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव अधिकार आवश्यक होते हैं। मानव अधिकार सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, कि सिर्फ इंडिया में है, सभी जगह पे यूनिवर्सल है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही मानव अधिकार है, यूएस में नहीं है, यूके में नहीं है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल है, सब जगह है, पूरे वर्ल्ड में होते हैं। मानव अधिकार कभी पूर्ण नहीं होता। मानव अधिकार गतिशील होते हैं, डायनेमिक होते हैं। आपका पूर्ण नहीं होते, आप कह सकते हैं कि कम ज़्यादा होते रहते हैं। स्थैतिक शक्ति की सीमा के रूप में अधिकार।
मानवाधिकार का अगर हम वर्गीकरण करें तो सिविल और राजनीतिक अधिकार आ जाते हैं, और उसके बाद आ सकते हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। कुछ महत्वपूर्ण मानवाधिकार होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, गुलामी से मुक्ति, निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार। जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार हर एक को है। निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार है, बोलने की आज़ादी, आंदोलन की स्वतंत्रता। तो ये था हमारा टॉपिक मानवाधिकार। इसके आगे भी हम इसकी वीडियो लाएंगे, इसके आगे का टॉपिक। तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको चैनल पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।